एससी एसटी को किसी तरह बर्दाश्त किया जा रहा है, लेकिन ओबीसी को जिस तरह से इस बार जनगणना में चूंकि ओबीसी को गिना जाना है, इसलिए षड्यंत्र शुरू हो गए और उस षड्यंत्र को एक्सपोज करना जरूरी है। दिक्कत यह आई है कि जो सरकार ने घोषणा की थी कि हम जाति आधारित जनगणना करेंगे, उसने सबसे पहले ही धोखा दे दिया। जय साहू जी महाराज, जय भीम, जय कर्पूरी, जय मंडल। सभा में उपस्थित हमारे सहयोगी और जो सुनने आए, कुछ बातों को आज यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है। हमारी मांग यह है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए निश्चित तौर से, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही? भारत सरकार की ओर से संसद के पटल पर यह घोषणा की गई कि 2021 में जो होनी थी जनगणना, जो शायद उस समय कोविड था यह कहते हुए नहीं हुआ, वो 2027 में तक जो होगी उसमें जाति आधारित जनगणना होगी। लेकिन दिक्कतें आ रही हैं, और दिक्कतें आ रही हैं तो हम आज बैठे हैं बहुत ही एक सिलसिलेवार ढंग से। पिछले 3 बार इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपना समय देकर कुछ पैसे खर्च होते हैं इसको बुक करने में, सांसदों को आमंत्रित करके कई आते हैं, कई आना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम सभी सांसदों को भी आमंत्रित करते हैं और संसद के ठीक सामने अपनी गुहार लगाते हैं, अपनी बात कहते हैं। अब दिक्कत क्या आई है? दिक्कत ये आई है कि जो सरकार ने घोषणा की थी कि हम जाति आधारित जनगणना करेंगे, उसने सबसे पहले ही धोखा दे दिया। क्या धोखा दिया? 32 प्रश्नों का जो एक हाउस होल्ड सर्वे जिसको कहते हैं, जिसको शुरू किया गया है, उसमें 12 नंबर प्रश्न जो है, जिसमें यह पूछा जाता है कि घर के मुखिया किस समुदाय से आते हैं, उसमें लिखा गया है एससी एसटी या अन्य। हमारी मांग थी कि ओबीसी समुदाय को चिन्हित किया जाए, नहीं किया गया। अब हम इसके लिए नेहरू जी के विरुद्ध तो आमरण अनशन नहीं कर सकते हैं, मांग नहीं कर सकते हैं। हमें मांग इसी सरकार से करनी पड़ेगी और ये समझना होगा कि क्यों बार बार ये धोखा हो रहा है। मैं कोई यह नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के समय कोई धोखा नहीं हुआ। मंडल कमीशन जब वीपी सिंह द्वारा लागू किया गया, उसकी एक अनुशंसा, तो उसके बाद यह तुरंत सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया और उस स्टे लगने के बाद उस समय की सरकार, जो उसके बाद वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर जी कुछ समय के लिए बने और कांग्रेस की सरकार ही थी, उसने 3 चीजों को बहुत शातिराना ढंग से लाया। पहला क्या लाया? ईवीएम लाया। और दूसरा क्या लाया? उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम लाया सुप्रीम कोर्ट में, यानी जज ही खुद जजों को नियुक्त करेंगे। और तीसरा क्या किया? तीसरा उन्होंने निजीकरण को बढ़ावा दिया। तो निजी रहेगा तो निजी क्षेत्रों में तो आपका आरक्षण है नहीं। दिक्कत यह थी कि अब ओबीसी भी शामिल हो गया, एससी एसटी को किसी तरह बर्दाश्त किया जा रहा है, लेकिन ओबीसी को जिस तरह से इस बार जनगणना में चूंकि ओबीसी को गिना जाना है, इसलिए षड्यंत्र शुरू हो गए और उस षड्यंत्र को एक्सपोज करना जरूरी है। देखिए, ये बात सही है कि कोई भी सरकार, अगर कांग्रेस पार्टी ने उस समय ईवीएम को लाया था तो उसने एटीएम को भी लाया, कंप्यूटर को भी लाया। तो हम आज नहीं कह सकते हैं कि कंप्यूटर को हटा दिया जाए, हम नहीं कह सकते हैं कि एटीएम से पैसे नहीं निकालेंगे। लेकिन जो दिक्कतें हैं, क्योंकि मैं उस समय छात्र जीवन में था
तो उस समय हम लोग कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते थे, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बोलते थे। तो आज हमें क्यों बोलना पड़ रहा है? देखिए, एक चरित्र होता है, आरएसएस का एक चरित्र। आप गौर करेंगे, जब वीपी सिंह ने लागू किया मंडल कमीशन की एक अनुशंसा, तो उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाने के लिए एक रथ यात्रा शुरू की। अब बताएं, राम मंदिर तो हिंदुओं की है, हम हिंदू नहीं है क्या? लेकिन हमें हिंदू नहीं समझा जाता है। क्यों नहीं समझा जाता है? प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, लेकिन उस ओबीसी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक भी ओबीसी अधिकारी नहीं है। इस सरकार के जो कई मंत्रालय हैं, उसमें एक भी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का जो सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी होता है, वो ओबीसी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक भी ओबीसी जज नहीं है। कई हाई कोर्ट हैं जहां एक भी ओबीसी के जज नहीं है। और जब ये लिस्ट आती है तो हम देखते हैं, और एक नया चीज लाया गया है, ईडब्ल्यूएस, उसमें बैकलॉग दिया जा रहा है, और उस बैकलॉग से नए लोगों को, जो आप ध्यान दें, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उसमें एससी एसटी ओबीसी शामिल नहीं है, तो वो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण के लिए आरक्षण, और जो जनरल है यानी कि अनरिजर्व, वो भी सवर्ण के लिए। तो विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ाते हैं, तो जहां भी ईडब्ल्यूएस का आता है कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ओबीसी का जहां आरक्षण होता है वहां एनएफएस, नॉन फाउंड सूटेबल, यानी पीएचडी है, आपने पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपको वहां पर स्थान नहीं मिलता है। और इस तरह कई जगह हम देख चुके हैं कि जो वैधानिक संवैधानिक 27% अभी दी गई है, और 27% क्यों दी गई, यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। मंडल कमीशन के सामने यह बड़ी समस्या थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% कैप लगाया हुआ था, यानी आरक्षण 50% से ऊपर नहीं बढ़ सकती थी। तो पहले से एससी एसटी को 22.5% था, तो बचे कितने? 50 से अगर घटाए तो 27%। लेकिन साथ ही मंडल कमीशन ने अनुशंसा की कि इस देश में जो जनगणना अगली हो उसमें जाति की गिनती की जाए, क्योंकि मंडल कमीशन के पास कोई तुरंत उपलब्ध ऐसे आंकड़े नहीं थे। तो 1931 में जब आखिरी बार जातियां गिनी गई थी, उसी आंकड़ों के आधार पर उन्होंने एक अनुमान लगाया कि इस देश में 52% लगभग पिछड़े हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि 52% से कई गुना अधिक ओबीसी। तो दिक्कतें हैं सर। और हमारे साथी विजय जी बोल रहे थे कि सरकार जो है उनसे हम मांग कर रहे हैं, लेकिन कितनी बार हम हाथ जोड़कर विनती करें, हम उनका पैर छुए, हम यह बोले कि कृपया कर दे। जब उन्होंने खुद ये घोषणा की कि ओबीसी की गिनती होगी, जातियों की गिनती होगी, तो ऐसी बात क्या आ गई। और अभी इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आदरणीय सांसद संजय सिंह जी भाषण दे रहे थे कि ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन का बैठक था। उन्होंने बड़ी सटीक बात कही कि जब हिंदू तो आप बोलते हैं, लेकिन कई जगह जो दलित हैं उनको अपमानित करने के लिए उनके देह पे पेशाब किया जाता है। कई जगह जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके जल जंगल जमीन सभी पर कब्जा किया जाता है। और कई जगह उत्तर प्रदेश में अभी हाल में आए हैं, वहाँ तो जो शासन चल रहा है उस शासन को बजाबता चुनौती देकर, और जिन्होंने आदरणीय संजय सिंह जी को चुनौती दी कि उत्तर प्रदेश आ जाए, तो वो सीधे सीधे चले गए विधानसभा में, और विधानसभा जाकर एक तरह से उन्होंने चुनौती दी। तो इस तरह की बात तो हमें भी करनी है। हमें भी उन नेताओं को
उन हमारे जो प्रतिनिधि हैं जो हमारी बात दम खम के साथ कहते हैं, उनका इस्तकबाल करना होगा और यह समझना होगा कि मंडल कमीशन की सिर्फ बात नहीं है, बात यह है कि आपका एक भी हक नहीं मिलेगा अगर जाति आधारित जनगणना के डेटा में अगर दिक्कतें आएंगी तो आपको मान लिया जाएगा जैसे कि वोट के समय जो मशीन है वही दे देती है, तो इस समय जो ऐप से होगा काउंट, जो आपके काउंटिंग, उसमें बता दिया जाएगा कि आप तो सिर्फ 10% है, आपको 52 बेकारी में कह रहे हैं अपने आप। तो ऐसी परिस्थिति में मैं समझता, तो मैं चूंकि हमारे नेता भी आ चुके हैं और अपनी बात को मैं खत्म करते हुए ये बिल्कुल आग्रह करना चाहता हूँ यहाँ बैठे सभी लोगों से, इस देश में कोने कोने में जो हमारे YouTube मीडिया खास तौर से है, जो हमारी बात सुन रहे हैं, कि जो इस सरकार का विरोध आप सड़क पे करने जाए तो तुरंत केस हो जाता है। तो एक बार उन्होंने किया था, एक बार वो कोविड को भगाने के लिए थाली लोटा बजवाया था। तो मुझे लगता है कि हमें भी अपनी बात को सुनाने के लिए कोई एक दिन मुकम्मल तय करके, और यहाँ हमारे कई साथी हैं वो तय करें और पूरे देश में ये माहौल बनाया जाएगा कि जो प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुने, इसके लिए चाहे थाली बजाना पड़े, लोटा बजाना पड़े, हम बजाएंगे। जय संविधान।